हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंजना विश्वास में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल चुका है कि यह वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात बता दूं, यहाँ मैंने चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को कवर किया है ताकि कम समय में आपका यह चैप्टर तैयार भी हो जाए और आपसे कोई पॉइंट भी मिस ना हो, जिसके लिए मैंने पहले खुद इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद मैंने इसका शॉर्ट नोट्स तैयार किया है। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 2 को। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने चैप्टर 1 को बहुत ही अच्छे से कवर किया था। अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। यानी कि इसमें हमें ग्लोब से संबंधित बातें जाननी है और ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएँ पाई जाती है उसके बारे में जानना है। आप सभी ने अपने लाइफ में ग्लोब को तो देखा ही होगा, आप लोग वाकिफ़ भी होंगे कि ग्लोब कैसा होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए ये सब बातों को साइड में रखते हुए हम इस चैप्टर में देखते हैं कि ग्लोब के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें बताया गया है कि ग्लोब है क्या। तो देखिए, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। हम लोग पूरी पृथ्वी को तो देख नहीं सकते कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे मरुस्थल है, कहाँ पे मरुभूमि है, कहाँ पे जल है। तो हम लोग ग्लोब पे देख करके उन सब चीज़ों की स्थिति को जान सकते हैं कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे जल है, कहाँ पे नदियाँ हैं, कहाँ पे महासागर है। तो ग्लोब है ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, जिससे कि हम लोग बैठे बैठे देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पे कहाँ पे कौन सा देश है, कौन सी कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, कौन सा ओशियन कहाँ पे स्थित है। तो जो ग्लोब होता है ना वो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही होता है, लेकिन वो उसका एक प्रतिरूप होता है। तो सिंपल सा अगर हमसे कोई पूछे कि ग्लोब क्या होता है तो हम उसे बताएंगे कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। अब देखिए, ग्लोब में अक्ष किसे कहते हैं। एक ग्लोब में एक सुई की झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, उसे अक्ष कहते हैं। यानी कि आप लोग जब ग्लोब देखते होंगे तो आप उसमें देखते होंगे कि एक सुई होती है जो कि झुकी हुई अवस्था में होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। अभी हम लोग ग्लोब को भी देखेंगे, पहले ये इसे पढ़ लेते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहलाती है। यानी कि जो सुई जहाँ से गुजरती है तो एक साइड को हम लोग दक्षिण ध्रुव कहते हैं और एक साइड को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। देखिए, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, बल्कि वह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यानी कि हमने तो ग्लोब में एक सुई लगा दिया है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वास्तव में उसमें ऐसी कोई सुई नहीं होती है, बल्कि वो अपने अक्ष पे ही घूमती है और वो एक काल्पनिक रेखा है, जिसे हम लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार एक काल्पनिक रेखा मान लिया ताकि हमें समझने में आसानी हो। बाकी हम याद रखेंगे कि पृथ्वी में ऐसी कोई सुई नहीं है। पृथ्वी के घूर्णन करने की दिशा पश्चिम से पूर्व, यानी कि पृथ्वी जो घूर्णन करती है वो किस दिशा में करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो पृथ्वी होती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो अब जानोगे कि ये किस दिशा में घूर्णन करती है, किस दिशा में घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व। तो चलिए हम ग्लोब को भी देख लेते हैं। जैसा कि अब आपको इस पिक्चर से क्लियर हो गया होगा कि अक्ष किसे कहते हैं, लेकिन अभी मैंने उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की भी चर्चा की थी। अब वो कहाँ होता है, तो देखिए उसके पहले आपको डायरेक्शन जानना होगा। आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक बार और बता दूँ। ये जो इधर की डायरेक्शन होती है इसे हम लोग ईस्ट बोलते हैं, इसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ डायरेक्शन बोलते हैं और इसको वेस्ट बोलते हैं। यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये तो सब लोग जानते हैं। अब हम देखते हैं कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव किसे कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो सुई होती है वो बीच से क्रॉस करती है। ये हमने देख लिया सुई, ये जो सुई होती है वो बिल्कुल सीधे क्रॉस करती है। मैंने लाइन थोड़ी टेढ़ी बना दी है। अब देखिए, ये सुई के जो दो सिरे होते हैं, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है, और ये सिरा कहाँ है, उत्तर में है, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तरी ध्रुव। और ये सिरा दक्षिण में है तो ये कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ग्लोब में अक्ष किसे कहते हैं और फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल किसे कहते हैं। पढ़ते हैं विषुवत वृत्त के बारे में। तो देखिए, विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा होती है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। अब वो कैसे बांटेगी वो अभी मैं आपको बांट कर दिखाऊंगी, फिलहाल पहले पढ़ लेते हैं।
तो विषुवत वृत्त अगर हमसे पूछे कि क्या होता है, तो वो एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यह दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। अब देखिए, ये जो विषुवत वृत्त होती है वो ग्लोब को कैसे भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में। मान लिया कि ये ग्लोब है और ये ग्लोब जो है, इस पे ये जो काल्पनिक रेखा की बात की जा रही है उसे हमने खींच दिया, जिसका नाम दिया गया है विषुवत वृत्त। अब ये क्या करेगा, इसको और इसको दोनों को बराबर भागों में बांट देगा। यानी कि जो हमारा ग्लोब है उसको इस विषुवत वृत्त ने 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब चूँकि ये जो साइड है, ये जो आधा भाग है ये नॉर्थ साइड है, तो इसे हम लोगों ने उत्तरी गोलार्ध नाम दे दिया। और ये जो है ये साउथ में है, तो इसे हमने दक्षिणी गोलार्ध नाम दे दिया। यानी कि हमने क्या देखा कि ये जो ग्लोब है इसे विषुवत वृत्त ने 2 बराबर भागों में बांट दिया, जिसे हम लोग एक साइड को कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और एक को हम लोग कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। अब ये दोनों बराबर भागों में बट गया ना। अब देखिए, ये जो आप सर्कल देख रहे हो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये किसी भी सर्कल का हाफ पार्ट है। अगर हम लोग इसके ये जो गोल इसके पीछे से भी ऐसे लाइन ये खींच जाएगा तो ये क्या एक सर्किल का फॉर्मेशन कर रहा है। अब अगर हम लोग इसे अलग कर लें तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा। तो ये एक सर्किल का निर्माण किया इसने। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो विषुवत वृत्त होती है वो पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। अब हम पढ़ेंगे अक्षांशों के बारे में कि अक्षांश क्या होता है। तो देखिए, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। अभी हमने जाना था कि विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त का निर्माण करती है। तो जो विषुवत वृत्त होती है वहाँ से लेकर ध्रुव तक जितने भी वृत्त होते हैं उन सभी को अक्षांश कहा जाता है। अभी हम पिक भी देखेंगे कि पिक्चर में कैसे बताया गया है। फिलहाल हम पहले पढ़ते हैं। विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी वृत्तों को उत्तरी अक्षांश एवं विषुवत वृत्त के समांतर दक्षिण वृत्तों को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि विषुवत वृत्त से उत्तर जो उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश होंगे, जितनी भी समानांतर रेखाएं होंगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश कहेंगे। और जो विषुवत वृत्त के दक्षिण में जो समांतर रेखाएं होंगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश। तो एक बार हम लोग ग्लोब को देखेंगे तो फाइनल हो जाएगा, लेकिन ये तो सिंपल सी बात है, हम लोग समझ जाएंगे कि जो उत्तर में स्थित होगा उस अक्षांश को हम लोग उत्तरी अक्षांश कहेंगे और जो अक्षांश दक्षिण में स्थित होगा उसे हम लोग दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। तो हम लोग जब जान गए हैं कि उत्तरी अक्षांश किसे कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश किसे कहते हैं, तो लिखने में क्या है, हम लोग लिख भी देंगे। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, यानी कि जो अक्षांश होते हैं उनको अंश में मापा जाता है, यानी कि डिग्री में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है, यानी कि जो विषुवत वृत्त होती है वो 0 डिग्री अक्षांश को दिखाती है। उत्तरी ध्रुव जो होती है वो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दिखाती है और जो दक्षिणी ध्रुव होती है वो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दिखाती है। तो चलिए एक बार हम पिक में भी देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं अक्षांशों के बारे में। तो देखिए, हमने पहले विषुवत वृत्त के बारे में पढ़ा है। तो विषुवत वृत्त यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे। ये जो विषुवत वृत्त है इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये 0 डिग्री पे होता है, यानी कि ये जो विषुवत वृत्त है वो 0 डिग्री अक्षांश पे है। और इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80 डिग्री, फिर ऐसे कहते कहते ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री कहाँ है, उत्तर ध्रुव पे। उसी तरीके से जब हम नीचे बढ़ते जाएंगे तो 20, 40 ऐसे होते होते ये कहाँ आ जाएगा, 90 डिग्री पे आ जाएगा। और यहाँ जो 90 डिग्री होगा वो साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव होगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री कैसे है, और ये जो विषुवत वृत्त है ये 0 डिग्री है। अब हम लोग जानते हैं और अन्य अक्षांशों के बारे में। तो देखिए, ये जो अक्षांश है ये भी विषुवत वृत्त के समानांतर यानी कि पैरेलल है, और ये सभी अक्षांश जो है वो सभी पीछे जाके एक सर्कल का निर्माण करते हैं। अगर हम इसको ऐसे मिला देंगे तो ये भी एक सर्कल बनेगी, उसी तरीके से ये भी पीछे जाके एक सर्कल का निर्माण करेगी। तो इसी तरीके से विषुवत वृत्त के उत्तर साइड जितने भी अक्षांश बनेंगे उसे हम लोग कहेंगे उत्तरी अक्षांश, और इस विषुवत वृत्त के जितने भी दक्षिण में अक्षांशों का निर्माण होगा उसे हम लोग कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उत्तरी अक्षांश किसे कहते हैं और दक्षिणी अक्षांश किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही हमने जाना था कि जो ये अक्षांश होते हैं इसे हम अंश में मापते हैं और फिर
इसको जब हम लिखते हैं तो इसके साथ डायरेक्शन भी लिखते हैं। जैसे कि अगर उत्तर में हो तो उत्तर लिखते हैं और दक्षिण में हो तो दक्षिण लिखते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं, मान लिया कि ये पॉइंट, एक यहाँ पे हमें कोई पॉइंट दे दिया गया। अब हमसे पूछा है कि बताओ कि ये पॉइंट ग्लोब में कहाँ पे स्थित है। तो हम क्या बताएंगे कि ये जो पॉइंट है वो 60 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। अगर हमसे कोई पॉइंट यहाँ पे दे दे और पूछे कि ये पॉइंट कहाँ स्थित है, तो हम बताएंगे कि 20 डिग्री साउथ में स्थित है। तो अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे अंश में कैसे मापते हैं और फिर जो अंशों में मापते हैं तो फिर इसे लिखते कैसे हैं। लिखने के साथ हमें नॉर्थ और साउथ लिखना ज़रूरी होता है। तो अब आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ के होंगे और इसे बिल्कुल भी हमेशा अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए, अभी हमने ऊपर अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा, हमने उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बारे में पढ़ा। तो देखिए, अब हमें एक बात और जाननी है कि इन सब के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण रेखाएं और भी हैं। तो देखिए कौन कौन सी है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पे, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है 23.5 डिग्री पे, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है। उसी तरीके से विषुवत वृत्त के 65.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तब अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो देखिए, हम आपको फिर से एक बार बताते हैं कि ऐसा कैसे कहा जा रहा है। देखिए, जैसे कि ये एक ग्लोब है, हमने यहाँ पे जाना कि इसे हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं, और ये क्या है, उत्तर ध्रुव है, और ये दक्षिण ध्रुव है। अब हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पे। तो मान लिया कि ये 23.5 डिग्री, अभी हमने देखा था कि इसका जो अंश में मापा गया था तो 20-40 ऐसे कर करके मापा गया था। तो ये जो 23.5 डिग्री हमने यहाँ पे मान लिया, तो इस रेखा को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, कर्क रेखा। यानी कि ये वाली जो रेखा है इसे नाम दिया गया है कर्क रेखा। उसी तरीके से दक्षिण में जो 23.5 डिग्री पे जो बनाया गया है, तो देखिए इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया है, मकर रेखा नाम दिया है। अंतर क्या है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है तो हम लोगों ने इसे कर्क रेखा कहा है, और ये 23.5 डिग्री साउथ में है तो इसे हम लोगों ने मकर रेखा कहा है। उम्मीद है आपको अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त के बारे में और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बारे में। तो देखिए, इसके ऊपर होगा, जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 23 है तो 66.5 डिग्री कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा। तो यहाँ पे ये मान लिया हमने कि 66.5 डिग्री है, तो यहाँ पे जो लाइन खींचेगा उत्तर साइड, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तर ध्रुव वृत्त कहलाएगा ये। और यहाँ पर जो हम लोग ऐसे लाइन खींचेंगे ये क्या कहलाएगा, दक्षिण ध्रुव वृत्त कहलाएगा। यानी कि ये वाला क्षेत्र दक्षिण ध्रुव वृत्त हो जाएगा और ये उत्तर ध्रुव वृत्त हो जाएगा। अंतर क्या होगा कि ये 66.5 डिग्री नॉर्थ होगा और ये 66.5 डिग्री साउथ होगा। उम्मीद है अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि विषुवत वृत्त से जैसे हम दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है, तो वो भी एक बार आप देख लो। जैसे कि ये विषुवत वृत्त हमने खींचा, ठीक है, तो इसके ऊपर की जब हम लाइन खींचते जाते हैं तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो लाइंस हैं वो थोड़ी छोटी होती जा रही है, और इसके नीचे भी अगर हम लाइन खींचते जा रहे हैं तो ये थोड़ी छोटी होती जा रही है। ये क्या है, ये विषुवत वृत्त है 0 डिग्री। अगर हम लोग नीचे भी जा रहे हैं, दक्षिण भी जा रहे हैं, तो ये लाइंस छोटी होती जा रही है, और अगर हम लोग उत्तर की ओर भी जा रहे हैं तो ये लाइंस छोटी होती जा रही है। तो आपको समझ में आ गया कि जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तब अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अब हम जानते हैं पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध के बारे में। हमारी पृथ्वी पे 3 तरह के ताप कटिबंध पाए जाते हैं। पहला उष्ण कटिबंध, फिर शीतोष्ण कटिबंध और फिर शीत कटिबंध। तो देखिए, जानते हैं कि उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अभी हमने देखा था कि कर्क रेखा किसे कहते हैं और मकर रेखा किसे कहते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वहाँ पे वर्ष में एक बार क्या होता है, सूर्य दोपहर में ठीक ऊपर सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है, यानी कि ऊष्मा प्राप्त होती है, और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं। तो देखिए, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता। यानी कि आप मन में इमेजिन करो कि कर्क रेखा कहाँ था, मकर रेखा कहाँ था। बाकी तो मैं आगे पिक दिखाऊंगी, लेकिन अभी आप माइंड में इमेजिन करो। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा है उसके बीच तो सूर्य लंबवत सीधे पड़ता है, सूर्य की किरणें सीधे मिलती है, लेकिन जो कर्क रेखा की बाद की रेखाएं हैं और मकर रेखा की बाद की रेखा है वहाँ पे सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है। यानी कि
जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं कर्क रेखा से और मकर रेखा से, तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तिरछी होती जाती हैं। और इस प्रकार क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त, आप अब याद करो कि उत्तर ध्रुव वृत्त कहाँ था। अब आप देखो कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है, और फिर आप देखो कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो तापमान होगा वो मध्यम रहेगा, यानी कि ना ज़्यादा रहेगा ना कम रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि उन क्षेत्रों पे जो सूर्य की किरणें होती वो तिरछी पड़ती हैं, लंबवत नहीं पड़ती। अगर लंबवत पड़ती तो और भी ज़्यादा गर्मी होती, लेकिन तिरछी पड़ती, इसलिए वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, यानी कि न का ज़्यादा होता है ना कम होता है, यानी कि मध्यम होता है। इसलिए इसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण भी देख लीजिए, शीत प्लस उष्ण इक्वल टू शीतोष्ण। तो देखिए एक बार मैं आपको पिक बना करके दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर हम बुक वाला पिक देखेंगे। अभी हमने क्या देखा कि ये विषुवत वृत्त है, और हमने क्या जाना था कि ये कर्क रेखा है और फिर ये मकर रेखा है। तो इतना जो क्षेत्र होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें क्या होती है, वर्ष में एक बार दोपहर में ठीक सिर के ऊपर होती हैं। तो यहाँ का जो क्षेत्र होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, यानी कि यहाँ का क्षेत्र जो होगा सर्वाधिक गर्मी यानी कि उष्णता प्राप्त करेगा। ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं शीतोष्ण कटिबंध के बारे में। उष्ण कटिबंध हमने देख लिया। अब देखिए जैसे कि ये हो गया विषुवत वृत्त, अब ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, और हमने क्या देखा था कि यहाँ पे था उत्तर ध्रुव वृत्त और यहाँ पे था दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो ये वाला जो क्षेत्र है, यानी कि ये यहाँ पे जो ये क्षेत्र हो गया और यहाँ पे जो ये क्षेत्र हो गया, तो आप देख रहे हो ना कि ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। इसके बीच में तो जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध पाया जाता है, लेकिन हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में क्या होगा, शीतोष्ण होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती हैं वो लंबवत नहीं होती, तिरछे होती हैं। इसलिए इन दोनों क्षेत्रों में क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध होगा, और इस क्षेत्र में क्या होगा, उष्ण कटिबंध होगा। अब हम आगे देखते हैं शीत कटिबंध के बारे में। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त और उत्तर ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए यह शीत कटिबंध होता है। देखिए शीतोष्ण कटिबंध में तो तिरछी किरणें भी प्राप्त हो जा रही थी हमें, लेकिन ये जो शीत कटिबंध है यहाँ पे हमें सूर्य की किरणें ना के बराबर प्राप्त होती हैं। तो वैसा क्षेत्र जहाँ पे कि सूर्य की किरण बिल्कुल ना की मात्रा में आए, तो वो क्षेत्र कैसा होगा, ठंडा होगा। तो एक बार हम बना करके भी देख लेते हैं, उसके बाद पिक देखेंगे। ये हो गया विषुवत वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिण ध्रुव वृत्त। अब हम लोग इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे कैसा कटिबंध पाया जाता है, शीत कटिबंध पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती हैं वो क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाती, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, शीत कटिबंध होगा। अब मैं आपको एक बार बुक वाला पिक दिखा देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप इस चित्र को बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसमें आप देखिए कि कर्क रेखा कहाँ है, मकर रेखा कहाँ है, और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो कटिबंध है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो देखिए ये जो यहाँ पे कर्क रेखा है और यहाँ पे मकर रेखा है, और इसके बीच में क्या होता है कि जो सूर्य होती है वो उसकी किरणें बिल्कुल लंबवत आती हैं। तो ये कौन सा कटिबंध हो जाएगा, उष्ण कटिबंध हो जाएगा। अब हम देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो देखिए यहाँ का जो ये क्षेत्र हो जाएगा इस बीच में, और यहाँ का जो ये क्षेत्र हो जाएगा इस बीच में, तो ये सब क्षेत्र क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इसलिए यहाँ पे जो उष्णता होगी यानी कि जो गर्मी होगी वो कम मात्रा में होगी, तो इसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। चूँकि ये उत्तर में स्थित है तो इसे हम लोग उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, और ये दक्षिण में स्थित है तो इसे हम दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम देख लेते हैं शीत कटिबंध के बारे में। तो देखिए यहाँ से जो इतना क्षेत्र हो गया ध्रुव तक और इधर का जो क्षेत्र हो गया ये क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती हैं वो ना के बराबर पहुँचती है, और जहाँ पे सूर्य की किरणें ना के बराबर होगी वहाँ पे तो ठंड बहुत ज़्यादा होगी। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है।
अब आप इस पिक को ध्यान से देख लीजिए और बिल्कुल अच्छे से आपके माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जैसे जैसे हम चैप्टर में बढ़ेंगे तो हमें इन सब चीज़ों का उपयोग करना होगा, इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सी डिग्री पे कौन सी रेखा है और फिर कौन सा कटिबंध किन रेखाओं के बीच है। अब हमें अक्षांश रेखाएं बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, कौन सी डिग्री की अक्षांश रेखा को हम क्या नाम देते हैं। साथ ही हमने ये भी जान लिया कि 3 कटिबंध होते हैं पृथ्वी के और वो कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं देशांतर के बारे में। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। अब चूंकि आप लोग जान चुके हो कि उत्तर ध्रुव कहाँ होता है, दक्षिण ध्रुव कहाँ होता है, तो आप अपने मन में इमेजिन करो कि जो लाइन उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। जैसे हम लोग अक्षांश में भी हमने पढ़ा था कि दूरी को कैसे मापते हैं, अंश में मापते हैं, तो उसी तरीके से जो देशांतर को जो मापा जाता है, इनकी दूरी को जो मापा जाता है वो भी हम लोग अंश में मापते हैं। और प्रत्येक अंश को क्या कहते हैं, मिनट में कन्वर्ट करते हैं, और जब मिनट में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसे हम सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो अर्धवृत्त का फॉर्मेशन करती हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो अक्षांश होते हैं वो कि एक काल्पनिक वृत्त बनाते हैं, लेकिन देशांतर क्या करती है, अर्धवृत्त बनाती है। और इनके बीच की दूरी ध्रुवों तक बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर जाकर शून्य हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो देशांतरीय याम्योत्तर जो होते हैं उनकी जो दूरी होती है वो घटती जाती है और अंततः जब ध्रुव पे जाती है तो वो शून्य हो जाती है। अक्षांश यानी कि समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो जब हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो उनकी जो डिस्टेंस होती है, उनकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, घटते जाती है। लेकिन देशांतर रेखाओं में ऐसा नहीं है। देशांतर रेखाएं जो होती है वो समान होती है, यानी कि सभी देशांतर रेखाएं इक्वल होती है। लेकिन जबकि जो अक्षांश रेखाएं होती है वो इक्वल नहीं होती, वो घटते जाती हैं जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं। सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है वहाँ से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यानी कि सभी देशों ने मिलकर के निर्णय लिया कि हम जो याम्योत्तर मानते हैं उसे हम ब्रिटेन में जो राजकीय वेधशाला है ग्रीनविच में उसे मानते हैं, और वहाँ से जो याम्योत्तर रेखा गुजरती है उसी को हम लोग यूज करेंगे गिनती के लिए। और वहाँ से हम लोग पूर्व और पश्चिम की ओर की जो स्थिति होगी उसके बारे में पता करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और उसकी स्थिति क्या है। तो देखिए इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना कर सकते हैं। चूँकि हमने उसे बेस लिया है और वो जो बेस लाइन है यानी कि वो जो याम्योत्तर है जो कि ग्रीनविच से गुजरती है ब्रिटिश राज की वेधशाला से, उसका नाम हम लोगों ने दिया प्रमुख याम्योत्तर और उसे हम लोगों ने माना है 0 डिग्री देशांतर। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जो विषुवत वृत्त होता है वो 0 डिग्री होता है, तो उसी तरीके से जो देशांतरों में जो प्रमुख याम्योत्तर होता है वो 0 डिग्री होता है। और यहीं से हम लोग 180 डिग्री पूर्व और या फिर 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अगर आप देखोगे ग्लोब में तो आप पाओगे कि जो 180 डिग्री पूर्व है और 180 डिग्री पश्चिम है वो एक ही याम्योत्तर रेखा पर स्थित है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लोब को अच्छे से घुमा के देखना पड़ेगा। आपने जो जो पढ़ा है उसे माइंड में याद करके आप ग्लोब पे फोकस करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। फिलहाल हम पिक में देखते हैं कि देशांतर रेखा होती कैसे है। इस ग्लोब में जो लंबवत लाइनें खींची गई हैं उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे कि ये लाइन खींची गई है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे जैसे ये ध्रुवों पे जाती है तो इनकी जो डिस्टेंस होती है वो शून्य हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे ये एक पॉइंट हो जा रहा है ना, और इस पॉइंट पे सभी लाइन्स आके मिल रहे हैं। तो सही तो हमने पढ़ा था कि जो जब ये ध्रुवों पे जाती है तो ये शून्य हो जाती है। इसी तरीके से ये नीचे भी जाएगी दक्षिणी ध्रुव के पास तो वो शून्य हो जाएगी। अब देखिए ये जो देशांतर हैं इन सबकी लंबाई समान होगी, यानी कि कोई भी ऐसा देशांतर नहीं होगा जो एक दूसरे से भिन्न होगा। सभी की जो लंबाई होगी वो एक जैसी होगी। फ्रेंड्स देखिए हमने साथ ही यहाँ पे ये भी देखा कि जो
180 डिग्री पूर्व होती है और 180 डिग्री पश्चिम होती है, वो एक ही यामी-उत्तर रेखा पर स्थित होती है। तो वो कैसे होती है, जैसे कि ये मान लिया देशांतर हमने देखा कि ये लंबी लाइन होती है। अब यहाँ पे मान लिया हमने 0 डिग्री है, जब इसी को हम इधर से ऐसे घुमा करके लाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी, तो क्या 180 डिग्री हो जाएगी ना, तो यहाँ पे हो जाएगी 180 डिग्री। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामी-उत्तर कैसे एक ही रेखा पर स्थित होती है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख यामी-उत्तर तथा 180 डिग्री यामी-उत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। अर्थात किसी भी क्षेत्र के देशांतर के मान के साथ उसकी दिशा पूर्व या पश्चिम भी लिखा जाता है। अक्षांशों के साथ भी तो यही था कि विषुवत वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, और फिर उत्तर वाले को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते थे, और जब भी हम उनकी स्थिति लिखा करते थे तो साथ में नॉर्थ और साउथ भी लिखा करते थे। तो यहाँ भी सेम वही बात है। चलिए एक बार देख लेते हैं। मान लिया ये ग्लोब है, यहाँ पे हमने ये 180 डिग्री यामी-उत्तर देशांतर लाइन खींच लिया। तो ये क्या कर रही है, इधर चूँकि ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो इसने क्या किया, इस ग्लोब को यानी इस अर्थ को मान लेते हैं 2 बराबर भाग में विभाजित कर दिया। अब इधर का जो भाग रहेगा ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध और इधर का जो भाग रहेगा वो कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। तो अब आपको ये बातें भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। अब देखिए ग्रिड, अक्षांश रेखाओं तथा देशांतरीय यामी-उत्तर रेखाओं का जाल ग्रिड कहलाता है। इस पिक्चर में देखिए क्या है, देशांतर रेखाएं खींची गई हैं और फिर क्या खींचा गया है, अक्षांश रेखाएं खींची गई है। तो ये क्या कर रही है, देशांतर रेखाएं जो हैं वो अक्षांश रेखाओं के साथ मिल करके एक जाल का फॉर्मेशन कर रही है, एक जाल जैसा। तो ये जो जाल बन रहा है इनके बीच में, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्रिड कैसा है। आप इस पिक्चर को देख लीजिए और अपने माइंड में सेट कीजिए कि ग्रिड इसे ही कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे देशांतर और समय के बारे में। तो देखिए, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लंबी होती है। यानी कि हम सूर्य के हिसाब से अपनी परछाई को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि अभी क्या समय हो रहा होगा। पहले के भी तो लोग जब घड़ी नहीं होती थी तो उसी से अनुमान लगाया करते थे। आज भी बहुत सारे गांव में लोग सूर्य को देख करके ही समय का अनुमान लगाते हैं। तो देखिए, ग्रीनिच या ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामी-उत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे उच्चतम बिंदु पर होगा, उस समय यामी-उत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी कि ये माना गया है कि प्रमुख यामी-उत्तर पर जिस समय आकाश में सूर्य उच्चतम बिंदु पर होगा, उस समय यानी कि उस यामी-उत्तर यानी कि प्रमुख यामी-उत्तर पर स्थित जितने भी स्थान होंगे वहाँ पर दोपहर होगी। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व के घूर्णन के कारण ग्रीनविच के पूर्व में जो स्थान है उनका समय आगे तथा ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये ग्लोब है, मान लिया हमारा अर्थ है, यहाँ से 0 डिग्री यानी प्रमुख यामी-उत्तर क्रॉस कर रही है, प्रमुख यामी-उत्तर है। तो यहाँ पे हमने अभी क्या पढ़ा कि जब सूर्य उच्चतम बिंदु पर होती है तो यहाँ पे दोपहर होते हैं, यानी कि दोपहर के यहाँ पे 12 बजे होते हैं, दोपहर के 12 बजे हैं। और फिर जब हम इस साइड जाएंगे तो यानी कि पूर्वी गोलार्ध का जो समय होगा वो इससे आगे होगा, यानी कि इससे ज़्यादा होगा। यानी कि मान लिया यहाँ पे 12 बजा है तो यहाँ इधर का कुछ स्थान ऐसा होगा जहाँ पे कि 1 बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा, शाम के 7 बज रहे होंगे। लेकिन इधर का जो समय होगा, मान लिया कि यहाँ पे 12 बजा है दोपहर के, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि पश्चिमी गोलार्ध का जो समय होगा वो प्रधान यामी-उत्तर के समय से पीछे होगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे 12 बज के दोपहर के 12 बज गए तो यहाँ पे अभी 11 ही बजा होगा। कोई ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे 10 ही बजा होगा, कहीं अभी सुबह के 4 ही बजे होंगे। तो अब आप इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से माइंड में रखेंगे कि अगर हम पूर्व की ओर जाएंगे तो समय में बढ़ोतरी होगी और अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय में घटेगा, यानी कि वहाँ का समय घटेगा। और इसका जो बेस लाइन है वो क्या है, प्रधान यामी-उत्तर है जो कि 0 डिग्री है, जिसे हम लोगों ने 12 बजे का समय माना है। अब देखिए, पृथ्वी एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। यानी कि एक देशांतर रेखा को पृथ्वी कितने मिनट में पार करती है, 4 मिनट में पार करती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है।
हमारे यहाँ जो दिन रात होता है वो कितने घंटों का होता है, 24 घंटों का होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूम लेती है 24 घंटे में? 360 डिग्री घूम लेती है। इसी प्रकार देखिए, अगर पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में वो कितना डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। और चूँकि 15 डिग्री में 60 मिनट हो गया, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा? 4 मिनट। इस तरीके से हमने इसे प्रूव भी कर दिया कि पृथ्वी एक देशांतर रेखा को 4 मिनट को पार करने में कैसे 4 मिनट का समय लेती है। तो ये कैलकुलेशन आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। ये कैलकुलेशन आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपको ये काम आएगा। और जब हम टाइम निकालेंगे किसी भी क्षेत्र का, तब तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा वहाँ पे। तो आप इस कैलकुलेशन को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, हम मानक समय क्यों मानते हैं। मानक समय वह समय है जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत है। यानी कि मानक वह समय होता है जो कि किसी देश के लिए या किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। हमारे अपने स्थानों के समय स्थानीय मान कहलाते हैं। इनसे हमारी समय संबंधी स्थानीय आवश्यकता तो पूरी हो ही जाती है, किंतु अन्य स्थानों के लिए उपयोगी नहीं होती, इसलिए मानक समय की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, हमारा जो स्थानीय समय होता है, जैसे कि हमने देखा था कि जो बहुत सारे लोग थे, अभी भी वर्तमान में बहुत सारे जो लोग हैं गांव में, वो क्या कहते हैं, सूर्य को देख करके समय का पता करते हैं। तो वो स्थानीय स्तर पे ठीक है, यानी कि एक क्षेत्र के लिए, एक भूभाग के लिए ठीक है। लेकिन अगर हमें सभी देशों के बारे में जानना है कि वहाँ पे क्या समय हो रहा होगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, हमारा ये जो स्थानीय समय होगा वो काम नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी होगा? मानक समय चाहिए होगा। तो इसीलिए जो मानक समय है वो ज़रूरी है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट से 97 डिग्री 24 मिनट ईस्ट तक है। यानी कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 24 मिनट पूर्व तक है। यानी कि इसके बीच का जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ये भी आप याद रखें कि दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो आएगा 30 डिग्री। और भारत का जो डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुसार मानते हैं, और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय के नाम से जानते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि भारतीय मानक समय क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारा जवाब होगा। फ्रेंड्स देखिए, भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो देखिए, ऐसा क्यों है कि ये ग्रीनिच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है? अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि जो प्रमुख यामी-उत्तर है उसके पूर्व में अगर हम जाते हैं तो समय में क्या होता है? बढ़ोतरी होती है। तो ये जो 82.5 डिग्री है जो कि भारत में स्थित है, तो वो कहाँ है? पूर्व में स्थित है। और पूर्व में स्थित होने के कारण यहाँ का जो समय है वो प्रमुख यामी-उत्तर के समय से फिर भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। अब आप कहोगे कि कैसे हम पता करें कि 5:30 घंटा आगे है भारत का समय? तो देखिए, चूँकि 0 डिग्री पे हमने क्या माना है? 2 बजा है। इसको मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। मान लिया ये प्रमुख यामी-उत्तर है 0 डिग्री, और इसके पूर्व में कहाँ है? 82.5 डिग्री, जो कि हमारे भारत में है। अब इसके बीच का अंतर कह रहा है कि 5 घंटा 30 मिनट है आगे भारत का समय, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब आप देख लो कि अब हम 82.5 डिग्री को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 आवर एंड 30 मिनट्स आएगा। और जब हम 2 PM में 5 आवर एंड 30 मिनट्स ऐड करेंगे तो 7:30 PM आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, आप इसे याद रखिएगा कि भारत का जो समय है वो प्रमुख यामी-उत्तर से 5.5 घंटा आगे है। और कैसे पूछेगा तो ये भी कैलकुलेशन आप देख लीजिए और फिर उस तरीके से बता दीजिएगा। अब देखिए, कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। पृथ्वी 24 घंटे में अपना घूर्णन कंप्लीट करती है, तो मुझसे 24 घंटे में बांट दिए हैं। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र जो है वो 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। रूस में 1 से अधिक टाइम जोन है जिसकी संख्या 11 है। हमारे भारत में एक ही टाइम जोन है 82.5 डिग्री, लेकिन जो रूस में है वो 1 से अधिक टाइम जोन है। क्योंकि वो बहुत ही बड़ा देश है तो उसको ज़रूरत है, इसलिए उसने अपनी सुविधा अनुसार 11 टाइम जोन रखा है। भारत में 82.5 डिग्री यामी-उत्तर रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका भी नाम आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।